पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास कल तलब। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ सदारत करेंगे। पार्लिमानी कमेटी को कौमी सलामती के मौजूदा मसाइल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में शिरकत के लिए कायद हिज़्ब इख्तिलाफ, सीनियर पार्लिमानी क़यादत, वफाकी वज़रा, सियासी क़यादत, आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर व वज़ीर आज़म और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी खुसूसी तौर पर मौजूद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की अमेरिका के यौम आज़ादी पर हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद। हुकूमत बाइडन इंतजामिया के साथ हर सतह पर राब्ता बढ़ाने की ख्वाहां है। अमेरिका के साथ तिजारत और सरमायाकारी समेत बाहमी ताल्लुकात का फ़रोग़ चाहते हैं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। एहसानुल्लाह रकी ने वज़ीर ममलूकत की हैसियत से हलफ उठा लिया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने उनसे हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर इस्लामाबाद में हुई। एहसानुल्लाह रकी का ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है। दिवालिया होने का खतरा न होता तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कभी न बढ़ाते। इमरान न्यासी ने पाकिस्तान को IMF के पास गिरवी रख दिया। CPEC, मेट्रो बस, मोटरवेज जैसे मंसूबे मुस्लिम लीग नून ने दिए। अवाम को दरपेश तमाम मुश्किलात का मुकाबला करेंगे। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का लाहौर के इलाके धर्मपुरा में कारकुनों से खिताब। मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ रही है। शहरियों से गुजारिश है ईद के मौके पर सयाहती मकामात पर रश से गुरेज किया जाए। वबा से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की आवाम से अपील। आज़मीन हज के लिए खुशी की खबर। हज सब्सिडी की रकम फरीज़ हज की अदायगी के बाद वतन वापसी पर हुज्जाज किराम के अकाउंट पर मुंतकिल कर दी जाएगी। हुकूमत ने वफाकी काबीना की तरफ से हाजियों के लिए ऐलान करदा सब्सिडी की रकम वज़ारत मज़हबी उमूर को फराहम कर दी है। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की 6 से 13 जुलाई तक हफ्ता शुहदा मनाने की अपील। नौजवान रहनुमा बुरहान वानी और उनके साथियों के यौम शहादत को यौम मज़ाहमत के तौर पर मनाया जाएगा। हिंदू अमरनाथ यात्रा के नाम पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। काबिज़ इंतजामिया की मकामी लोगों और सयाहों के साथ बदसलूकी। इटली में सिख फॉर जस्टिस की ज़ेर एहतमाम खालिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम। 18 साल से ज़ायद भारतीय पंजाब के अफराद वोट डालने के अहल। वोटर्स का भारत से मशरक़ी पंजाब पर अपना जबरी कब्ज़ा खत्म कराने का मुतालबा। अब तक 7 यूरोपीय ममालिक में खालिस्तान के हवाले से रेफरेंडम की वोटिंग हो चुकी है। फ़लस्तीनी हुक्काम ने शेरी अबू आकला को लगने वाली गोली अमरीकी माहिरीन को फ्राहम कर दी। मकसद मकतूला सहाफ़ी के कातलों का तयन करना है। अल जज़ीरा TV से वाबस्ता सहाफ़ी शेरी अबू आकला रवां साल मई में मगरबी किनारे में एक इसराइली छापे के दौरान गोली लगने से हलाक हो गई थी। डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपेनहेगन में वाक़े शॉपिंग सेंटर में फायरिंग। 3 अफराद हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। फायरिंग के शुबे में एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया। राइफल और दीगर असलहा बरामद। हमले का मकसद अभी वाज़ेह नहीं है, ताहम दहशतगर्दी के इम्कान को भी मुस्तरद नहीं कर सकते। पुलिस तर्जुमान। ईद उल अज़हा की आमद। मुल्क भर में मवेशी मंडियां लग गईं। मुख्तलिफ रंगों नस्ल के सेहतमंद और तवाना जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज। शहरी मनपसंद जानवर के भाव ताव करने में मसरूफ। मंडियों में जानवरों की सजावट की दुकानें भी खुल गईं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून बारिशें। बारिश का सिलसिला वक्फे से आइंदा हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। बलोचिस्तान की मुख्तलिफ अजला में बारान रहमत। शदीद खुश्कसाली से मुतासरा सूबे में शदीद गर्मी की लहर में कमी। बारिशों से ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबे में उम्मीद की लहर। मारूफ लोक गुलकार अल्लन फ़कीर को मद्दाहों से बिछड़े 22 बरस बीत गए। सूफियाना कलाम में जुदागाना अंदाज रखने वाले अल्लन फ़कीर की खूबसूरत आवाज़ का सहर आज भी बरकरार है। उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।
وادی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم۔ میں ہوں صدف علی خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، قومی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ اجلاس کل سپہر 3 بجے قومی اسمبلی ہال میں ہوگا، جس کی صدارت اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کریں گے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کے ممبران کو مراسلہ ارسال کر دیا ہے۔ اجلاس میں پارلیمانی کمیٹی کو قومی سلامتی کے موجودہ مسائل پر بریفنگ دی جائے گی۔ کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے لیے قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف دونوں ایوانوں کی سینئر پارلیمانی قیادت، وفاقی وزراء، سینئر سیاسی قیادت، صوبائی وزرائے اعلیٰ، آزاد جموں کشمیر کے صدر اور وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان بھی خصوصی طور پر مدعو ہیں۔ کمیٹی اجلاس میں سینئر ممبران پارلیمنٹ، قومی اسمبلی اور سینٹ کی دفاع سے متعلق قائمہ کمیٹیوں کے ممبران، وزارت دفاع، خارجہ، داخلہ، امور کشمیر، صحت، قومی سلامتی ڈویژن کے وفاقی سیکرٹریز شرکت کریں گے۔ کمیٹی اجلاس میں چاروں صوبائی چیف سیکرٹریز، چیف سیکرٹری آزاد جموں کشمیر اور چیف سیکرٹری گلگت بلتستان بھی موجود ہوں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے امریکہ کے یوم آزادی پر حکومت اور عوام کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ ہر سطح پر رابطہ بڑھانے کی خواہاں ہے، امریکہ کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری، باہمی تعلقات کا فروغ چاہتے ہیں۔ احسان اللہ ریکی نے وزیر مملکت کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے ان سے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب ایوان صدر اسلام آباد میں ہوئی۔ احسان اللہ ریکی کا تعلق بلوچستان عوامی پارٹی سے ہے۔ وہ 2018 کے عام انتخابات میں بلوچستان سے قومی اسمبلی کی نشست NA 270 سے منتخب ہوئے تھے۔ اور ابھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں ملک میں کرونا کی صورتحال سے۔ آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں کرونا وبا سے مزید 12 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق کرونا کے نئے مریضوں کی شرح 4.61% ریکارڈ کی گئی۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 14,632 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 675 نئے کیس رپورٹ ہوئے۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے کہا ہے کہ کرونا کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ وزیر صحت نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ ہسپتالوں میں کرونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ کرونا سے اموات کی شرح 1.5% ہے اور انہوں نے بتایا کہ کراچی میں کرونا کیسز کی شرح میں اضافے پر ٹیسٹنگ بڑھا رہے ہیں۔ وزیر صحت کا کہنا تھا کہ ہسپتالوں میں کرونا کے مریضوں کی بڑھتی تعداد پر تشویش ہے۔ صوبائی حکومتوں کو کسی بھی ممکن صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزیر صحت نے شہریوں سے گزارش کی ہے کہ عید کی چھٹیوں کے دوران سیاحتی مقامات پر رش سے گریز کیا جائے، سماجی فاصلہ، سینیٹائزر اور ماسک کا استعمال یقینی بنائیں۔ تمام شعبوں کے افراد اپنے ارد گرد لوگوں میں کرونا سے متعلق آگاہی پھیلائیں۔ بازار ہم نے بند نہیں کروائے ابھی بھی، جس طرح آپ نے کہا کہ اسلام آباد انتظامیہ نے بازار کھول دیے، تو بازار ہم نے بھی کوئی بند نہیں کرایا۔ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ بازار جاتے ہیں تو سوشل ڈسٹینس، ماسک اور سینیٹائزر، یہ 3 چیزیں ان کا استعمال رکھیں۔ ڈسٹینس سے اگر آپ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، تو بازار ابھی بھی کھلے ہیں، ایسی کوئی صورتحال نہیں کہ ہمیں بند کرنا پڑے۔ عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن پر فی الحال غور نہیں کیا جا رہا، امید ہے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وینٹیلیٹرز کی معقول تعداد ہسپتالوں میں موجود ہے۔ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ عمران خان نے آئین اور قانون کے ساتھ ہمیشہ کھلواڑ کیا۔ گزشتہ دور میں IMF کے ساتھ کیے گئے معاہدے کے باعث آج عوام مہنگائی کی صعوبت برداشت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نیا احتساب کا ادارہ قائم کریں گے جس پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکے گا۔ وہ لاہور میں وفاقی وزیر سردار ایاز صادق کے ہمراہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ محمد سفیان کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ اس سے بڑی غیر آئینی بات کیا ہوگی کہ اداروں سے اقتدار کے لیے مدد مانگی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اگر سازش ہو رہی تھی تو عمران خان کو چاہیے تھا کہ کمیشن قائم کرتے۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ مشکل ترین معاشی حالات میں صرف ملک بچانے کے لیے اقتدار میں آئے ہیں۔ ان کے بارے میں ہم تو اب کہہ رہے ہیں ڈاکٹر اسرار مرحوم اور حکیم سعید مرحوم
दहाइयों पहले बता गए थे कि प्रोजेक्ट इमरान लॉन्च होगा, और अभी थोड़े दिन पहले उसकी तस्दीक जिन साहब ने दी है उनको आप सब जानते हैं, और उन्होंने उस इंतखाबी हलके में जहाँ पीटीआई की हमायत वो कर रहे थे, उन्होंने खड़े होकर कहा कि प्रोजेक्ट इमरान जो था वो लॉन्च किया गया था। अब असल मसला ये है कि बाज़ लोगों को ये हज़म नहीं हो रहा कि प्रोजेक्ट नाकाम कैसे हो गया। प्रोजेक्ट तो उसी वक्त नाकाम हो गया था, ये नॉन स्टार्टर था जब शुरू किया गया था, और ये आज शख्स आवाज़ें दे रहा है इस्टेब्लिशमेंट को और जुडिशरी को कि आएँ और मुल्क को बचाएं। इसका क्या मतलब है? ये वो आदमी है जो आइन से खिलवाड़ भी करता है, जमहूरियत का नाम भी लेता है, और आइन की हदूद से हमेशा तजावज़ करता है। इस मौके पर मुआशी अमूर के वफाकी वजीर सरदार अयाज सादिक ने कहा कि साबिक हुकूमत में दोस्त ममालिक के साथ खराब किए गए ताल्लुकात को बेहतर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली के पास तोशा खाना के हवाले से रेफरेंस पहुंच चुका है, बहुत जल्द तमाम हकाइक सामने आ जाएंगे। ये वही शख्स है ना जो कहता था अगर मैं इक़्तिदार में ना रहा, अगर न्यूट्रल जो है वो मेरा साथ नहीं देंगे, अगर जुडिशरी साथ नहीं देगी, तो खुदा न खास्ता, मैं खुदा न खास्ता कह रहा हूँ, उसने नहीं कहा था कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। ये वही नक्शा है जो सदियों पहले पाकिस्तान के बारे में करता था। वही जिस तरह साथ रफ़ीक साहब ने कहा कि जो एहसान करता है उसी को ये दस्ता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वज़रा ने कहा कि फरागोगी की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की किस्से कहानियाँ आज ज़ुबान ज़दे आम हैं। उन्होंने कहा कि नया एहतसाब का इदारा कायम करेंगे जिस पर कोई दबाव नहीं डाल सकेगा। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि इमरान खान ने सियासी इंतकाम में मुल्क और कौम को शदीद नुकसान पहुँचाया है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत की पॉलिसियों के बायस मुल्क को लोड शेडिंग समेत मुतअद्दिद मसाइल दरपेश हैं। इत्तेहादी हुकूमत माशी इस्तेहकाम के लिए दिन रात काम कर रही है, जल्द सुरखरू होंगे। मज़ीद तफसील बता रहे हैं अनीस आवान। गुजरांवाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि इमरान खान की नाअहल हुकूमत ने 1 मेगावाट बिजली भी सिस्टम में शामिल नहीं की, जिसकी वजह से पाकिस्तानी अवाम को लोड शेडिंग का अजाब भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम की हिदायत पर लोड शेडिंग के खात्मे के लिए कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून से सियासी इंतकाम लेते लेते मेरे और आपके बच्चों के मुस्तकबिल से इमरान खान ने इंतकाम लिया। सीपैक की तरफ तवज्जो नहीं थी, प्रोजेक्ट्स को वक्त पर चलाने की तरफ जो अज़ाब इमरानी की तवज्जो नहीं थी, जिसकी वजह से ये ताख़ीर हुई। तो आज जो बहुत उफ्ताद हम देख रहे हैं मुईशत में, उसकी जिम्मेदारी उस डकैतों की हुकूमत पर जाती है जिसके सरबराह इमरान खान थे। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि हुकूमत संभाली तो मुतअद्दिद पावर प्लांट्स बंद पड़े थे, जिन्हें फाल किया जा रहा है। खाद के कारखानों को तरजीही बुनियादों पर गैस फराम की जा रही है। कराची न्यूक्लियर का जो K2 का प्लांट है वो इस वक्त रीफ्यूल हो रहा है। 10 तारीख तक ईद से पहले वो भी सिस्टम में शामिल हो जाएगा। 600 मेगावाट जो है बिजली के करबेला में ऐड किए हैं। 24 घंटे पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज जो हैं उनको बिजली फराहम की गई है। वफाकी वजीर ने कहा कि तमाम सरकारी इमारतों को दर्जा बदर्जा शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि घरेलू सार्फिन को भी शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। और हुकूमत ने बिजली की पैदावार में इस्तेमाल होने वाले LNG और RFO फ्यूल की दरामद को यकीनी बनाया है, जिसका मकसद गुज़श्ता हुकूमत की बदइंतज़ामी और अदम तवज्जो की वजह से पैदा होने वाले तवानाई बहरान पर काबू पाना है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। मुल्क में तवानाई बहरान की एक वजह पीटीआई हुकूमत की बद इंतजामी और बर वक्त सस्ती LNG दरामद न करना है। इसके बरक्स मौजूदा हुकूमत ने पावर प्लांट्स के लिए LNG और फ्यूल की बर वक्त दरामद के लिए खुसूसी इक़दाम किए हैं। पाकिस्तान स्टेट ऑयल और पाकिस्तान LNG लिमिटेड मुल्क में LNG दरामद करते हैं। मुआहदे के तहत PSO कतर से 7 LNG कार्गो मंगवाता है। मैसर्स गवर्नर ने सप्लाई में मुश्किलात की वजह से अप्रैल 2022 से कबल मुआहदा मंसूख कर दिया था, जिसके बाद से PLL इटली से एक कार्गो दरामद कर रहा है। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क में तलब के पेश नज़र जनवरी 2023 में आने वाला LNG कार्गो अपनी कोशिशों से PSO के जरिए जुलाई 2022 में ही मंगवा लिया। तवानाई के शोबे की तलब को पूरा करने के लिए रवां साल अप्रैल से जून तक 57 करोड़ 30 लाख डॉलर मालियत की LNG दरामद की जा चुकी है। PSO को 285 अरब रुपए और PLL को 119 अरब रुपए के वाजबात अदा न होने के बावजूद पावर सेक्टर को दरामदी LNG की सप्लाई
मुमकिन बनाई गई है। PLL पावर सेक्टर को LNG की सप्लाई बेहतर बनाने के लिए 3 टेंडर्स जारी कर चुका है। इसके अलावा जुलाई से सितंबर तक 10 LNG कार्गो की दरामद के लिए भी टेंडर्स जारी किए जा चुके हैं। पेट्रोलियम डिवीजन ने अप्रैल में 168 मैट्रिक टन, मई में 258 मैट्रिक टन और जून में 306 मैट्रिक टन RFO फ्यूल पावर डिवीजन को फराहम किया। पावर प्लांट्स में इस्तेमाल होने वाले RFO फ्यूल का इस वक्त जखीरा 2,77,000 मैट्रिक टन है, जबकि RFO फ्यूल के 1,30,000 मैट्रिक टन के 2 कार्गो बंदरगाह पर मौजूद हैं। रवां माह भी 1,80,000 मैट्रिक टन RFO फ्यूल पाकिस्तान पहुंच जाएगा, जिससे तवानाई के शोबे की 4,36,000 मैट्रिक टन RFO फ्यूल की तलब को पूरा किया जा सकेगा। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान ने IMF के हाथों पाकिस्तान को गिरवी रखा। अवाम जानते हैं कि पेट्रोलियम की कीमतें क्यों और किसकी वजह से बढ़ी। लाहौर के इलाके धर्मपुरा में कारकुनों से खिताब में उन्होंने कहा कि CPEC, मेट्रो बस, मोटरवेज जैसे मेगावाट प्रोजेक्ट्स मुस्लिम लीग नून ने दिए। अवाम को तकलीफ से निजात दिलाने के लिए तमाम मुश्किलात से लड़ जाएंगे। तफसील बता रहे हैं अली गुल। लाहौर के हल्के PP 158 की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में धर्मपुरा में जलसा आम से खिताब में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि दिवालिया होने का खतरा ना होता तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कभी न बढ़ाते। कीमतें बढ़ाने के बाद हम घरों में छुप कर नहीं बैठे और इमरान खान जो IMF के हाथों पाकिस्तान को गिरवी रख गया, अगर यकीन मानो, मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूँ, आपके और मेरे मुल्क के दिवालिया होने का खतरा ना होता तो हम मर जाते, ये कीमतें कभी ना बढ़ाते। जो तकलीफों से आज आपको गुजरना पड़ रहा है, मैं आपसे वादा करती हूँ कि हम अपनी जान लड़ा देंगे, मगर उन तकलीफों से आपको निजात दिला कर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मरियम नवाज ने कहा कि कामयाब जलसे से वाज़े हो गया कि अल्लाह ताला ने हमारी फतह यकीनी बना दी है। उन्होंने कहा कि अवाम को तकलीफ से निजात दिलाने के लिए तमाम मुश्किलात से लड़ जाएंगे। फितना खान की तरह ये भी नहीं कहूंगी कि घबराना नहीं है और चुप करके अंदर जाके छुप जाऊं। मैं आपको कहूंगी कि घबराना नहीं है इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि आपके ये खादिम दिन रात मेहनत करके आपकी मुश्किलात को आसान बनाएंगे इंशाअल्लाह। क्या नवाज शरीफ ने 2018 में अपनी हुकूमत जाने से पहले वो 20 घंटे की लोड शेडिंग जीरो पर लाकर दिखाई या नहीं दिखाई? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको CPEC कहते हैं, बिजली के कारखाने, मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन, मोटरवेज, सड़कों का जाल, तरक्की का जाल। तो क्या 4 साल बाद इस फितना खान की नालायकी और नाअहली के बाद जब शहबाज शरीफ को हुकूमत मिली तो 10-10 घंटे की लोड शेडिंग वापस आ चुकी थी। इंशाअल्लाह ताला महंगाई भी कम होगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ ने कहा कि अवाम में जाओ और उन्हें बताओ कि हमें उनकी तकलीफ का एहसास है। जलसा आम से दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात में अवाम भरपूर तरीके से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएंगे। अली गुल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दाखिला अमूर के वज़ीर ममलकत अब्दुर्रहमान कांजू ने कहा है कि मुश्किल तरीन माशी हालात में सिर्फ मुल्क बचाने के लिए इक़्तिदार में आए हैं। तब्दीली के नारे ने मुल्क को इतना नुकसान पहुंचाया कि लोगों को अब तब्दीली के नाम से ही नफरत हो चुकी है। लोधरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए वज़ीर ममलकत अब्दुर्रहमान कांजू ने कहा कि इमरान खान ने अपनी हुकूमत जाते देखकर साजिश का बयानिया घड़ा और हुकूमत बचाने के लिए गैर आइनी इक़दाम करवाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा मुश्किलात तो महंगाई साहब का दौरे हुकूमत की गलत फैसलों का नतीजा है। मुस्लिम लीग नून मुल्क को बहरानों से निकाल कर दम लेगी। उन्होंने कहा कि मुल्क को कौम की तरक्की और इस्तेहकाम मौजूदा हुकूमत की तरजीह है। महंगाई के असरात कम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग रहमान ने कहा है कि अवाम की फलाह बहबूद पर मामूर अफराद हमारे माशरे का सरमाया है। हुकूमत ऐसे अफराद और इदारों से हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है।
روٹری انٹرنیشنل پاکستان کے وفد سے ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں نوجوانوں کی کردار سازی پر توجہ دینا وقت کی ضرورت ہے۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ ماحولیات سمیت دیگر سماجی مسائل کے بارے میں آگاہی اور ان کے حل میں جامعات کے کردار کو مزید فعال بنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جامعات کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے جلد وائس چانسلرز کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا۔ وفد نے پولیو کے حوالے سے آگاہی مہم چلانے اور دیگر سماجی کاموں کے حوالے سے روٹری انٹرنیشنل کے اقدامات کے بارے میں بتایا۔ وفاقی حکومت مستحق شہریوں کو یوٹیلیٹی سٹور کے ذریعے کھانے پینے کی اشیاء پر 18 ارب روپے کی سبسڈی فراہم کر رہی ہے۔ حکومتی وزراء آٹا، چینی، گھی اور دالوں کی سستے داموں فروخت کے عمل کی نگرانی بھی کر رہے ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں ظفر اللہ خان۔ وفاقی حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔ یوٹیلیٹی سٹور پر اشیاء کی سستے داموں دستیابی اور ان کے معیار کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ملتان میں منی مارکیٹ یوٹیلیٹی سٹور کے دورہ کے موقع پر صوبائی وزیر ہاؤسنگ اینڈ پلاننگ علی حیدر گیلانی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دورے کا مقصد عوام کے مسائل سے آگاہی حاصل کرنا اور انہیں حل کرنا ہے۔ ہمیں گھی، چینی اور جو بیسک یوٹیلیٹی کے آئٹمز ہیں وہ ان غریب عوام کو میسر ہوں انہی پرائسز پہ جن پرائسز پہ حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز کو کہا ہوا ہے۔ شہریوں نے یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء ضروریہ سستے داموں فراہمی کو حکومت کا خوشائند قدم قرار دیا ہے۔ 350 گھی کا ریٹ تھا، 300 کر دیا گیا ہے، 70 روپے چینی کا ریٹ کر دیا گیا ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں اگر یہ ریلیف بھی مل جائے تو بہت ہے ہمارے۔ ضلع انتظامیہ تمام اضلاع میں پرائس کنٹرول کمیٹیوں کے ذریعے اشیاء کی مقرر کردہ نرخوں پر دستیابی یقینی بنا رہی ہے۔ عوام کی سہولت اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے حکم پر OTP سسٹم کو ختم کر دیا گیا ہے، جس سے عوام اپنا اصل شناختی کارڈ دکھا کر سامان سے مستفید ہوگی۔ ظفر اللہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ مزید خبریں بھی شامل کریں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق۔ تو وہ کافی ڈومینیٹ کر رہے ہیں اور اپنی کنڈیشنز کو کافی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ وہاں پہ کیسے کھیلنا ہے۔ بالکل اس میں ہم پلاننگ کریں گے کہ ان کے بیٹسمین کو کیسے ہم نے آؤٹ کرنا ہے۔ جب تک ہم 20 آؤٹ نہیں کریں گے ہم میچ نہیں جیتیں گے۔ تو ہمارے بولرز اس طرح کی پریکٹس کر رہے ہیں کہ ہم نے وکٹیں لینی ہیں، تو جب تک وکٹیں نہیں ملیں گی تو وہ رنز چلتے رہیں گے، تو جب وکٹیں ملتی ہیں تو وہ پریشر ان پہ آتا ہے۔ تو وہ یہ چیز مڈل میں ٹیسٹ میچ میں آپ کو پتہ ہے پارٹنرشپ کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ ہم ایز اے بولرز جو ہم پلان کر رہے ہیں کہ ہم نے پارٹنرشپ کیسے لگانی ہے، ڈاٹ بال کیسے کرنا ہے، کیونکہ ڈاٹ بال جب کرتے ہیں تو آپ پہ آٹومیٹکلی ایز اے بیٹسمین پریشر آتا ہے، تو آپ کو مسٹیک کرتے ہیں۔ تو یہ چیز ہم پہ اس پہ کافی کام کر رہے ہیں، اور جس طرح یاسر شاہ بولنگ کر رہے ہیں، نعمان بولنگ کر رہا ہے اور باقی نواز بولنگ کر رہا ہے، تو مجھے پورا کانفیڈنس ہے کہ وہ اس پہ ہم ڈومینیٹ کریں۔ سویپ کیا ہم نے کہ انہوں نے؟ سر دیکھیں سویپ کوشش کر رہے ہیں، ٹرائی کر رہے ہیں، جو شاٹ ہے ہم اس شاٹ پہ رہتے ہیں، اور ایز اے بیٹسمین دیکھیں ہم میرا ڈفرینٹ مائنڈ آف سیٹ ہے کھیلنے کا، اور دوسرے بیٹسمین کا ڈفرینٹ مائنڈ آف سیٹ ہے۔ تو جس طرح وہ اس کمفرٹیبل ہے وہ سویپ مارتا کوئی نہیں مارتا، تو میرے خیال سے جو آپ کی بیسٹ اسٹرینتھ ہے اس پہ رہیں، اور اگر آپ کے پاس اس سویپ کی کانفیڈنس ہے، اس کے لیے ہم پریپریشن کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے کافی کام بھی کیا، تو انشاءاللہ بہتر رہے گا انشاءاللہ۔ بابر T20 اور ون ڈے میں پاکستان پچھلے 2 سال سے اچھی کرکٹ کھیل رہا ہے۔ ہم نے بنگلہ دیش کو ٹیسٹ میچز میں ہرایا، زمبابوے کو ہرایا، ویسٹ انڈیز سے 1 جیتے 1 ہارے، آسٹریلیا سے لاہور میں ہار گئے۔ ہمیں آخری دن 10 وکٹوں پہ 275 رنز چاہیے تھے اور ہم 160 بنا کے 115 سے ہار گئے۔ ابھی آپ نے انگلینڈ کے 3 ٹیسٹ میچز دیکھے ہوں گے اگینسٹ نیوزی لینڈ، انہوں نے آخری دن 300 چیز کیا ہے۔ سو پاکستانی ٹیسٹ ٹیم کی وہ ٹون دکھائی نہیں دے رہی جو آپ نے ون ڈے اور T20 میں
मेंटेन की हुई है, तो कैसा देख रहे हैं टेस्ट क्रिकेट को? देखें, हर चीज़ को टाइम लगता है और टेस्ट मैच में आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। वहाँ पे आपको पेशेंस चाहिए होते हैं, आपको कंडीशंस और सिचुएशन के हिसाब से खेलना पड़ता है। कोशिश यही होती है कि यार चेज़ किया जाए सिचुएशन के हिसाब से। जिस तरह आपने ऑस्ट्रेलिया वाले मैच की बात की, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे मैं और रिजवान खेल रहे थे, वहाँ पे हमारा यही प्लान था कि हम चेज़ पे जाएं, लेकिन वहाँ पे आउट जब होता है तो प्रेशर आता है। तो वो इतना आसान नहीं है कि एक दूसरी टीम आप पे डोमिनेट कर रही हो और नए बैट्समैन जब आता है और जहाँ पे बॉल स्पिन ना हो रहा हो तो मुश्किल होता है। लेकिन हम एज अ टीम इस पे भी काम कर रहे हैं कि जैसी मर्ज़ी सिचुएशन हो हमने पॉजिटिव खेलना है। हाँ, सिचुएशन क्या रिक्वायर्ड कर रही है, क्या हमने उस तरफ हमारा टीम का क्या माइंडसेट है, क्या हमने मैच की तरफ जाना है या नहीं जाना, तो वो ऑन द डे जो सिचुएशन चल रही होती है उस हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं। ये यहाँ पे नहीं है कि हम वहाँ पे चेज़ करने जाएं या क्या जाएं, वो तो ऑन द डे आपको बेहतर बता देगा। आपको लगता है कि हम नहीं हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे ख्याल से आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह वाइट बॉल क्रिकेट में हम माशाल्लाह अच्छा करते हैं, टेस्ट मैच में भी अच्छा कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत हम थोड़ा सा मार्जिन है जहाँ पे हम थोड़ी सी देखें मिस्टेक होती हैं, हम उससे सीखते हैं। मिस्टेक तो होंगी, हम जितना जल्दी सीखेंगे एज अ टीम वो हमारे लिए बेहतर है। बाबर, शुएब अख्तर जो हैं वो हमेशा से ही पाकिस्तान क्रिकेट और खिलाड़ियों के ऊपर जो है तनकीद करते रहे हैं, तो अब पिंडी में कैंप के दौरान उन्होंने दौरा किया तो उधर भी उन्होंने कोई प्लेयर्स पे क्रिटिसिज्म की या सब अच्छा रहा? मैं वहाँ पे जब आए थे तो उन्होंने फास्ट बॉलर से बात की है और काफ़ी उनको कॉन्फिडेंस दिया और काफ़ी उनको बूस्टअप किया। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे जब आए थे उन्होंने काफ़ी हेल्प की, मतलब जो अपना एक्सपीरियंस था वो शो प्लेयरों के साथ शेयर किया था। बाबर, मेरा सवाल ये है कि श्रीलंका के जो 2 टेस्ट हैं उसमें वेदर प्रेडिक्शन बताई जा रही है कि बारिशें काफ़ी ज़्यादा हैं, तो अगर ऐसा होता है तो टेस्ट चैंपियनशिप के लिए हमारे लिए दोनों टेस्ट बहुत अहम हैं। तो अगर हम दूसरी तरफ न्यूजीलैंड या इंग्लैंड की सीरीज़ को देखें तो वहाँ पे भी उन टीम्स के अंदर हमें 5वें 6ठे नंबर के ऊपर तेज़ खेलने वाले जो बैट्समैन हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि हमें भी टेस्ट के अंदर जो है अपने पैरामीटर्स को शिफ्ट करना होगा और हमें भी उस पोजीशन के ऊपर जो है वो अगर तेज स्कोर करने वाले बैट्समैन हमारे पास हैं, या अभी भी हमारी वही अप्रोच रहेगी जो पहले नॉर्मल टेस्ट के अंदर हम देखते हैं कि डिफेंसिव अप्रोच के साथ जा रहे होते हैं? देखें, वेदर तो हमारे हाथ में नहीं है और वहाँ जाके पता लगेगा क्या वेदर है, क्या सिचुएशन है। लेकिन मेरे ख्याल से मैच पूरे हो रहे हैं अभी तक तो जो है इन एंड आउट चल रहे हैं। देखें, हर टीम का कम्बिनेशन डिफरेंट है, हमारी टीम का डिफरेंट है और हमारे जो प्लेयर्स हैं वो डोमिनेट भी करते हैं वहाँ से सिचुएशन में। उस नंबर्स पे देख रहे हैं, रिजवान खेलता है और फिर नवाज़ है और मैं खुद हूँ। तो हम कोशिश यही करते हैं कि जो सिचुएशन रिक्वायर्ड है, क्या वहाँ पे तेज़ खेलना बनता है या वहाँ पे थोड़ा सा आपको ये भी होता है कभी कभार आपको अपने आप को रोकना पड़ता है कि सिचुएशन रिक्वायर्ड नहीं है, तो सिचुएशन के आप साथ चलते हैं तो उस हिसाब से आप फिर प्लानिंग करते हैं। बिल्कुल कोशिश यही होती है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती यही है कि पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। बाबर जी, बाबर अभी कुछ दिन पहले चेयरमैन पीसीबी यहीं पर आए थे, उनका कहना था कि बाबर एंड कंपनी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है जिसकी वजह से ना तनकीद हो रही है और ना मुझे हटाना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त बाबर एंड कंपनी जो मुश्किल कंडीशंस हैं श्रीलंका की वहाँ जा रही है, तो अगर हारती है तो तोपों के मुंह आपकी तरफ भी खुलेंगे और उनकी तरफ भी, क्या उसके बाद तब्दीली का कोई इम्कान नज़र आ रहा है? तो आप इस चीज़ का वेट करें कि गलत करें हम, तो आप खुश हो ना? एज अ टीम पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है, एज अ टीम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सबको खुश होना चाहिए। मेरे ख्याल से खुश आप लग नहीं रहे कि हम अच्छा कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल जिस तरह हम एज अ टीम परफॉर्म कर रहे हैं, हमें सपोर्ट मिल रही है पीसीबी की तरफ से, चेयरमैन की तरफ से। कोशिश ये होती है इस चीज़ को कंटिन्यू करें। देखें, अप एंड डाउन होते हैं, एक आधा मैच एक सीरीज़ अप एंड डाउन होती हैं, कभी अच्छा खेलते हैं कभी नहीं खेलते, लेकिन एज अ टीम हम इकट्ठा रहते हैं और कोशिश यही होती है कि अच्छा खेलें। अच्छा बाबर, मिडल ऑर्डर के मसाइल जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ में हमें नज़र आए थे, कुछ फवाद आलम की फार्म का मसला भी है, तो हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है शान मसूद का,
اور آپ نے کہا تھا کہ وہ آپ اس کو جو مڈل آرڈر میں کھلانا جو ہے وہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی. کیا موجودہ فارم میں دیکھتے ہوئے اور سری لنکا کے خلاف سیریز دیکھتے ہوئے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی جگہ مڈل آرڈر میں نہیں بنتی؟ سر ابھی دیکھیں ٹو ارلی ہے. جب سری لنکا جائیں گے وہاں پہ سائڈ میچ ہے, وہاں پہ ڈفرینٹ کمبینیشن سے کھیلیں گے تو اس حساب سے پھر ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا فائنل 11 ہوگی. دیکھیں جو بیسٹ, میرا ماننا یہ ہے جو بیسٹ ٹیم پاکستان کے لیے مجھے سمجھ آتی ہے, کوچ کو سمجھ آتی ہے, ہم اسی طریقے سے جاتے ہیں اور کیا کمبینیشن ہے اور کیا کنڈیشنز ہیں. اگر ہمیں لگا تو شان مسعود چھوٹ کرتا ہے تو وائی ناٹ, ہم ضرور کھلائیں گے. کنڈیشنز کے مطابق اگر ہمیں لگا کہ شان مسعود کو ٹیم کا حصہ ہونا چاہیے تو اسے ضرور کھلایا جائے گا. کپتان پاکستان کرکٹ ٹیم بابر اعظم لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ دورہ سری لنکا میں اسپنرز اہم کردار ادا کریں گے. اور ناظرین کچھ مزید خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ عازمین حج کے لیے خوشی کی خبر. وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور نے کہا ہے کہ حج سبسڈی کی رقم فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد وطن واپسی پر حجاج کرام کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی جائے گی. وفاقی وزیر کو مکہ مکرمہ میں حج انتظامات پر بریفنگ اور پاکستان حج میڈیکل مشن کے دورے کی تفصیل بتا رہے ہیں عمران منصف خان. حکومت نے وفاقی کابینہ کی طرف سے حاجیوں کے لیے اعلان کردہ سبسڈی کی رقم وزارت مذہبی امور کو فراہم کر دی ہے. وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور نے مکہ مکرمہ میں پی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے بتا دیا, میں وزیر اعظم پاکستان کا شکر گزار ہوں, میں اپنی کیبنٹ کا شکر گزار ہوں. اگرچہ پاکستان کرائسس کا شکار تھا اور الحمدللہ وہ پیسے اب ریلیز ہو چکے ہیں, ہمارے اکاؤنٹ میں آ چکے ہیں. جب یہ حاجی پہنچ جائیں گے تو ان کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے پڑے. وفاقی وزیر نے حج مشن کے انتظامات کو قابل ستائش قرار دیتے ہوئے کہا کہ حجاج کرام اللہ کے مہمان ہیں, ان کی خدمت ہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے. تمام لوگوں نے مل کے کوارڈینیشن سے کام کیا تو آج ہم اس میں سرخرو ہو سکے اور ہمارے حجاج اچھی جگہوں پر بھی رہے ہیں اور خوش بھی ہیں. آپ اگر جائیں اور خود سروے کریں تو میری جو گفتگو ہے اس کی آپ کو گواہی لوگوں میں سے ملے گی. وفاقی وزیر نے پاکستان حج میڈیکل مشن کے ہسپتال میں زیر علاج مریضوں کی عیادت کی اور ان سے ہسپتال میں دستیاب طبی سہولتوں سے متعلق استفسار کیا. جو بھی سہولیات ہم دے رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کسی اور ملک سے جو پاکستان سے مالی طور پر ان کا پوزیشن مستحکم بھی ہوگا, لیکن علاج معالجے کے حوالے سے پاکستانی ڈاکٹر دنیا میں نام رکھتے ہیں اور اپنے پیشنٹس جتنے بھی ہمارے ہیں ان کا علاج معالجہ ہم فرض سمجھتے ہیں. وفاقی وزیر نے ہسپتال میں مختلف شعبوں کا جائزہ لیا اور مریضوں کو طبی سہولیات کی فراہمی پر اطمینان کا اظہار کیا. حج شروع ہونے میں چند ہی روز باقی رہ گئے ہیں. پاکستان حج مشن نے نہ صرف منا, مزدلفہ اور عرفات میں حج انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے بلکہ اولڈ منا میں جمرات کے قریب عازمین حج کو ایک جگہ ٹھہرانے کا بندوبست بھی کر لیا ہے. عمران منصف خان, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, مکہ مکرمہ. حج 2022 کے لیے قصوہ 1443 کی تیاری مکمل. حرمین انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمان نے کعبہ کے قصوہ 2022 کی تیاری کا اعلان کر دیا ہے. قصوہ فیکٹری کی جانب سے غلاف کعبہ کے مختلف حصوں کی رونمائی کی گئی. 9 ذی الحج کو عرفہ کے روز پرانا غلاف تبدیل کر کے کعبہ کو نیا غلاف پہنایا جائے گا. غلاف کعبہ پورا سال ماہر کاریگر ہاتھوں سے تیار کرتے ہیں. غلاف کعبہ مکہ کے کنگ عبدالعزیز کمپلیکس میں ریشم سے تیار کیا جاتا ہے. سونے اور چاندی کے تاروں سے قرآنی آیات کنندہ کی جاتی ہیں. اس کی تیاری میں استعمال کیا جانے والا ریشم اٹلی, سونے اور چاندی کی تاریں جرمنی سے آتی ہیں. غلاف کعبہ کی تیاری میں 670 کلو ریشم, 120 کلو سنہری دھاگا اور 100 کلو چاندی کا دھاگا استعمال ہوتا ہے. غلاف کعبہ کے لیے ایک بار سفید, ایک بار سرخ اور ایک مرتبہ سیاہ رنگ استعمال کیا گیا. رنگوں کا انتخاب ہر دور کے مالی وسائل کے لحاظ سے کیا جاتا ہے. سعودی وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر توفیق الربیہ کی سربراہی میں سالانہ حج کانفرنس کا آغاز. 2 روزہ کانفرنس میں عالم اسلام کے ممتاز علماء اور مفکرین شرکت کر رہے ہیں. سالانہ حج کانفرنس کا عنوان مناسک کی ادائیگی اور عازمین کی خدمت رکھا گیا ہے. کانفرنس کے افتتاحی تقریب سے سعودی وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر توفیق الربیع, حرمین انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمان, الجزائر میں وزیر اسلامی امور یوسف بن مہدی, وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور اور دیگر نے خطاب کیا. آج دوسرے روز عصری مسائل اور فقہی احکام کے عنوان سے پہلا سیشن ہوگا جس میں مصر کے مفتی ڈاکٹر شوقی علام, انٹرنیشنل فقہ اکیڈمی کے سربراہ ڈاکٹر قطب سانو اور سعودی سربراہ علماء بورڈ کے رکن ڈاکٹر سعد الشری خطاب کریں گے. وزارت حج و عمرہ نے حج کانفرنس کا آغاز 1970 سے کیا تھا.
और हुज्जाज इकराम की सलामती अव्वलीन तरजीह। मक्का मुकर्रमा में सऊदी वजारत दिफा की जानिब से आज़मीन हज की सलामती यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की आजमाइशी फौजी मश्क का एहतमाम किया गया। मक्का मुकर्रमा समेत मिना, मुज़दलिफ़ा और मैदान अरफात में सऊदी फौजी एहलकारों ने मुख्तलिफ मशकों में हिस्सा लिया, जिसमें सऊदी स्पेशल कमांडो फोर्सेस के एहलकारों ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। रवां साल हज की सिक्योरिटी पर 10,000 से ज़ायद फौजी एहलकार तैनात किए गए हैं। हेलीकॉप्टरों के जरिए भी मुक़द्दस मकामात की निगरानी की जा रही है। इटली के शहर बलोनिया में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी और इटालियन कम्युनिटी के लोग शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस से यासीन लाफ्रॉम, मोहम्मद इवैस, जुल्फ़िकार और दीगर मुकर्ररीन ने तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पर दलाइल कुरान व हदीस और तारीख़ इस्लाम की रोशनी में बयान किए। गुस्ताखाना अनासर के खिलाफ कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर मौसर लाहे-अमल वज़ा किया गया। उन्होंने भारत में हुज़ूर मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम की शान में गुस्ताखी की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की। मुकर्ररीन ने कहा कि उनका मिशन आने वाली नस्लों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा की तालीमात देना है। आखिर पर मौलाना सैफुर रहमान नक्शबंदी ने उम्मत मुस्लिमा की सालिमियत के लिए दुआ मांगी। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन के सामने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी इदारों के साथ इजहार यकजहती के लिए इस्तेहकाम में पाकिस्तान रैली निकाले। शुरका ने हाथों में प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर पाक फौज के हक में नारे दर्ज थे। रैली के ऑर्गेनाइजर ने अदा किया कि पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन करने वालों का मुहासबा किया जाएगा। इस मौके पर पाक फौज के हक में ज़बरदस्त नारेबाजी भी की गई। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कंट्रोल लाइन की दोनों जानिब पाकिस्तान और दुनिया भर में मुकीम हुर्रियत पसंद कश्मीरियों से 6 से 13 जुलाई 2022 तक हफ्ता शुहदा मनाने की अपील की है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने हफ्ता शुहदा के सिलसिले में मुख्तलिफ प्रोग्रामों पर मुश्तमिल कैलेंडर जारी कर दिया है। कैलेंडर के मुताबिक 8 जुलाई को मारूफ नौजवान रहनुमा बुरहान वानी और उनके साथियों की यौम शहादत को यौम मज़ाहमत के तौर पर मनाया जाएगा, जबकि 13 जुलाई को यौम शहदाए कश्मीर मनाया जाएगा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने लोगों से अपील की है कि वो 8 जुलाई को बुरहान वानी के आबाई कस्बे तराल में और 13 जुलाई को श्रीनगर के इलाके नक्शबंद साहिब में मज़ार शुहदा पर जमा हों, जहां 1931 के शुहदा मदफून हैं, और फातिहा खानी करें। रियासती तहकीकाती एजेंसी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुतादिद मकामात पर छापे मारे। एजेंसी के एहलकारों ने पैरामिलिट्री सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और भारतीय पुलिस के हमरा जिला बडगाम के इलाके बोपेट बैरोवा में गैर कानूनी तौर पर नजरबंद हुर्रियत रहनुमा फयाज अहमद के घर पर भी छापा मारा और उनके अहल खाना को हिरासा किया। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ कश्मीर ने अमरनाथ यात्रा के लिए हिफाजत इंतजामात के नाम पर मकामी लोगों के साथ सयाहों के हरासा करने की मजम्मत की। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन के सदर फारूक अहमद ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा है कि सख्त पाबंदियों की वजह से बहुत से सयाह शाहराहों पर फंस कर रह गए हैं। उन्होंने कहा कि यात्रियों के साथ तरजीही सलूक से कश्मीर की मईशत बुरी तरह मुतासर हुई है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की आज़ाद कश्मीर शाख के कन्वीनर महमूद अहमद सागर ने G20 ममालिक के सरबराहान को लिखे गए खत में कहा है कि अगला G20 सरबराही इजलास मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुनक्किद कराने के भारत के मुतनाज़ मनसूबे का मकसद तनाज़ कश्मीर से दुनिया की तवज्जो हटाना है। और हिंदुत्व के अलमबरदार फैशिस्ट मोदी के अहद में भारत तेजी से इंतहा पसंद हिंदू रियासत में बदल रहा है। हुक्मरान जमात की साबिक तर्जुमान नूपुर शर्मा के मुतनाज़िह बयानात पर मुतअद्दिद मक़ामात दर्ज होने से 1 माह से ज़ायद का अरसा गुज़र जाने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी, जबकि मुतनाज़िह बयान को मंजर आम पर लाने वाले भारतीय सहाफ़ी मोहम्मद ज़ुबैर को पाबंद सरासुल कर दिया गया है। भारतीय हुकूमत के इस दोहरे मेयार के हवाले से राना शहजाद सलाम की रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। भारतीय और आलमी मीडिया इत्तेहाद पसंद हिंदू वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुसलसल ये सवाल पूछ रहा है कि बीजेपी की साबिक तर्जमान नूपुर शर्मा और सहाफ़ी मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ एक ही नोयत के इल्जामात होने के बावजूद मोहम्मद ज़ुबैर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि नूपुर शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ये सवाल कई हलकों से भी किया गया कि आखिर एक ही कानून में दोनों के खिलाफ यकसा कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। भारतीय अदालत ने नूपुर शर्मा के मुतनाज़ा बयान को मंजर आम पर लाने वाले सहाफ़ी मोहम्मद ज़ुबैर की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करके उन्हें 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ उनकी 4 बरस पुरानी ट्वीट के बारे में एक गुमनाम अकाउंट की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज की गई और जिसके बाद उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय कानून के मुताबिक मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ जो FIR दर्ज की गई है वो कानूनी एतबार से रजिस्टर्ड ही नहीं होनी चाहिए थी। कोलकाता पुलिस ने नूपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज मुकदमात पर उन्हें थाने पेश होने के लिए 2 बार नोटिस भेजा, लेकिन नूपुर शर्मा भारतीय हुक्मरान जमात की अशीरबाज से थाने में नहीं पेश
पेश हुई। कोलकाता पुलिस ने तंग आकर नूपुर शर्मा के कोलकाता शहर छोड़ने पर पाबंदी तो आयद कर दी, लेकिन गुस्ताखे रसूल को गिरफ्तार करने की जुर्रत फिर भी न कर सकी। भारत में जमात इस्लामी समेत इस्लामी तंजीमों और उलमाए दीन ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नूपुर शर्मा की सख्त सरजनश और माफी मांगने की हिदायत का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की साबिक तर्जमान को कानून के मुताबिक सजा भी मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि पार्टी की तर्जमान नूपुर शर्मा से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद बीजेपी का सर शर्म से झुक जाना चाहिए। राना शहजादुस्लाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। इटली के दारुल हुकूमत रोम में सिख फॉर जस्टिस की ज़ेर एहतमाम खालिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम का इनेकाद किया गया। रेफरेंडम में सिख कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। 18 साल से ज़्यादा भारतीय पंजाब के अफराद शनाख्त जाहिर करके वोट डालने के अहल थे। वोटर्स ने मुतालबा किया कि मशरक़ी पंजाब पर भारत अपना जबरी कब्जा ख़त्म करे। उन्होंने अक़वाम आलम से भारत में सिखों पर होने वाले मज़ालिम का नोटिस लेने का भी मुतालबा किया। अब तक बरतानिया समेत 7 यूरोपीय ममालिक में खालिस्तान के हवाले से रेफरेंडम की वोटिंग हो चुकी है। फ़लस्तीनी हुकाम ने मकतूल सहाफ़ी शेरी अबू आकला को लगने वाली गोली की तहकीकात के लिए अमरीकी माहिरीन को दे दी है, जिसके बाद इसराइली आर्मी का कहना है कि वो गोली की बैलिस्टिक जांच करेंगे। इसराइली आर्मी के तर्जुमान ने कहा है कि गोली की जांच अमरीकी नहीं बल्कि अमरीकी मौजूदगी में इसराइली होगी। हम नताइज का इंतजार कर रहे हैं। अगर हमने उन्हें कत्ल किया तो इसकी जिम्मेदारी लेंगे, इसके लिए माजरत करेंगे। अल जज़ीरा टीवी से वाबस्ता सहाफ़ी शेरी अबू आकला मगरबी किनारे में एक इसराइली छापे के दौरान एक गोली लगने से हलाक हो गई थी। डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपेनहेगन में एक शॉपिंग सेंटर में फायरिंग का वाक़या पेश आया है। फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के शुबे में एक 22 साला शख्स को हिरासत में लिया गया है, जबकि उसके पास राइफल और दीगर असलहा मौजूद था। कोपेनहेगन में फायरिंग के वाक़े के बाद पुलिस ने दीगर हमलावरों की मौजूदगी के शुबे में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक हमले का मकसद अभी वाज़ेह नहीं है, ताहम दहशतगर्दी के इम्कान को भी मुस्तरद नहीं किया जा सकता। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में बस खाई में गिर जाने से 16 अफराद हलाक हो गए। बस में 45 अफराद सवार थे। बस में कुछ बच्चे भी मौजूद थे जो स्कूल जा रहे थे। ये बस सड़क से गिरते हुए नीचे खाई में जा गिरी। हांगकांग के करीब समुद्री तूफान चाबा की जद में आकर एक तैरती हुई क्रेन के 2 टुकड़े हो गए, जिसके बाद अमले के 27 अफराद लापता हो गए हैं। इंतजामिया का कहना है कि तूफानी लहरों की वजह से अमले के लापता अफराद के बचने के इम्कान कम है। समुद्री तूफान के दौरान 144 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा और तूफानी लहरों के नतीजे में क्रेन के 2 टुकड़े हो गए थे। वाक़े के बाद अमले के 3 अफराद को बचा लिया गया था, मगर 27 अफराद अब भी लापता हैं। उज़्बेकिस्तान के इलाके कराकुल पाकिस्तान में तशद्दुद आमेज़ मुजाहरे हुए और हुकाम का कहना है कि एहतजाज के दौरान जख्मी होने वाले हज़ारों अफराद का हस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। बाज़ इत्तलात के मुताबिक इस दौरान 5 अफराद हलाक भी हुए। सेहत के वज़ीर ने कहा है कि इलाकाई सदर मकाम नोकोस के हस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पें हुई। मुजाहिरीन अपने इलाके की वफाक से लड़की के हक के खात्मे के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। सदर शौकत मिर्ज़ायोफ ने कहा है कि अब इस मंसूबे पर अमल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मज़लूम मकासद रखने वाले अनासर शोरश पैदा करना चाहते हैं। उनका कहना था कि मुजाहिरीन ने मकामी हुकूमतों के दफातर पर कब्जे की कोशिश की। आज रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका का 246वां यौम आज़ादी मनाया जा रहा है। मुत्तहिदा अमरीका ने बादशाहत से 4 जुलाई 1776 में आज़ादी हासिल करते हुए जमहूरियत के क़याम का ऐलान किया था, जिसके बाद से हर साल इस दिन को रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका के यौम आज़ादी के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन की मुनासबत से अमरीका की तमाम रियासतों में मुख्तलिफ तक़रीबात का एहतमाम किया जाता है। अस्सलामुअलैकुम। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ मैं हूँ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, मुल्क भर में मानसून के बादलों के डेरे खुलकर बारिश तो ना हुई, मगर ठंडी हवाओं ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शाम से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बरसात होगी। मरियम मलिक की रिपोर्ट देखिए। कहीं बादलों के डेरे, कहीं रिमझिम और हल्की फुहार। मानसून की पहली झलक ने ही समा बांध दिया।
ठंडी हवाओं ने हब्स को चलता किया तो दर्जा हरारत भी नीचे आ गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से बारिशों का बाकायदा सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। रात से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी बरखा बरसेगी। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, ताहम आजाद कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। NDMA की जानिब से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि मुतल्लिका महकमे इंतजामात मुकम्मल रखें। सिंध और बलूचिस्तान के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खतरा है। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। और आज लाहौर शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जिसकी वजह से दिन में गर्मी में इजाफा हो सकता है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे वकास भट्टी ने डायरेक्टर महकमे मौसमियात चौधरी असलम से आइंदा 24 घंटों में लाहौर के मौसम के हवाले से गुफ्तगू की है। जी वकास, बताइएगा क्या कहना था उनका। जी, आज लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो आज सुबह से हवा ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से दिन में हब्स और गर्मी में इजाफा हो सकता है। आज लाहौर शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 36 डिग्री रहने का इम्कान है और हवा में नमी का तनासब 65 डिग्री रहेगा। मैं इस टाइम मौजूद हूँ महकमा मौसमियात के डायरेक्टर चौधरी असलम साहब के साथ। इनसे जानते हैं कि आइंदा 24 घंटे में मौसम कैसा रहेगा। जी बिल्कुल, अगले 24 घंटे में लाहौर में कोई हल्की बारिश हो सकती है और इससे आने वाले जो दिन है इसमें एक मानसून का स्पेल शुरू होगा 2 दिन बाद। इसमें काफ़ी अच्छी बारिश होगी और आने वाले दिनों में लाहौर और गिरदनवा में और इसमें हवा भी तेज़ चलेगी और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो ड्रॉप होने का चांस है, वो कोई 32-33 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा और सुबह का जो दर्जा हरारत कम से कम होगा वो कोई 24-25 डिग्री सेंटीग्रेड तक आने का इम्कान है। जी, जैसा कि आपने सुना है कि मानसून का स्पेल इस दफ़ा ज़्यादा होगा और बारिशें लाहौर शहर में ज़्यादा होंगी। मुतल्लिका इदारों को अलर्ट जारी कर दी गई है कि हालिया बारिशों से निपटा जाए। जी, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, कई सालों से शदीद खुशसाली से मुतासरा सूबा बलूचिस्तान में भी कल से मानसून बारिशों का बाकायदा आगाज़ हो गया है। सूबे के मानसून रेंज के अजला मूसा खेल, कोहलो, बारखान, लोरालाई, जोब, शिरानी, ज़ियारत, हरनाई, हुजदार, सिब्बी, कच्ची बोलान, कला सैफुल्ला और दीगर इलाकों में बारान रहमत खुलकर बरसा, जिससे न सिर्फ सूबे की तारीख में पहली मरतबा शदीद गर्मी की लहर में कमी आई, बल्कि सूबे की मईशत में अहम किरदार अदा करने वाले एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक से वाबस्ता अफराद ने अल्लाह पाक का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। बलूचिस्तान के 90% से ज़ायद अजला तकरीबन 10 सालों से शदीद खुशसाली की लपेट में हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक बलूचिस्तान के मानसून के रेंज में आने वाले अजला में शाम के औकात में गरज चमक के साथ शदीद बारिशों का इम्कान है, जिसके लिए महकमा PDMA बलूचिस्तान ने पेशगी इंतजामात कर रखे हैं। हरनाई कोयटा कौमी शाहराह को मिलाने वाला प्लोसीन पुल ताहाल मुकम्मल तौर पर बहाल न हो सका। मानसून की बारिशों और सैलाब से पुल को मुकम्मल नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। हालिया मानसून की बारिशों से राब्ता पुल का एक बड़ा हिस्सा और ज़री ज़मीनों को सैराब करने के लिए बनाया गया वाटर चैनल सैलाबी पानी में बह गया है। मज़ीद बारिशों और सैलाब से पुल को मुकम्मल नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। राब्ता पुल और वाटर चैनल की जल्द मरम्मत करके मज़ीद नुकसान से बचाया जा सकता है। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब और जुज़वी अब्र आलूद रहने के साथ साथ सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद, शिमाल मशरक़ी पंजाब और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत नौकंडी, दालबंदी 47, चल्लास 46 और सिब्बी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्पोर्ट्स न्यूज के साथ मैं हूं शफीक खान। दिफाई चैंपियन चित्राल ने शंदोर पोलो फेस्टिवल जीत लिया है। 3 रोजा फेस्टिवल को देखने के लिए मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की कसीर तादाद ने शंदोर का रुख किया है। तफसील जानते हैं मुदस्सर खान की इस रिपोर्ट में। दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड शंदूर में 2 साल के वक्फे के बाद 3 रोजा शंदूर पोलो मेला इख्तिताम पजीर हो गया। फेस्टिवल के तीसरे रोज चित्राल ए की टीम ने गिलगित ए टीम को हराकर
टाइटल का दिफा किया और मुसलसल 8वीं मरतबा फातेह रहने का एजाज़ अपने नाम किया। थका देने वाला और कठिन रास्ता भी सयाहों को शंदूर आने में माने नहीं रहा और मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की एक बड़ी तादाद ने शंदूर मेला देखा और फ्री स्टाइल पोलो के दिलचस्प मुकाबलों से महजूज हुए। पहली मरतबा मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और इंशाल्लाह आइंदा भी जब जब मौका मिलेगा मैं हर साल आऊँगा, क्योंकि ऐसी गेम पाकिस्तान में मुझे देखने को मिल रही है तो मैं क्यों ना आऊँ। मैं स्पेशली इस उर्दू से आया हूँ शिंदूर मेला देखने के लिए। शिंदूर मेला, शिंदूर घर से बहुत दूर, लेकिन शिंदूर खेलों का खेल, बादशाहों का खेल। The polo match, I learned about it on Instagram. I saw an Instagram video maybe 5 months ago, and it looks so amazing. Just the setting, the energy here is so strong. फेस्टिवल में पैराग्लाइडिंग और फ्री फॉल के शानदार मुजाहरे भी किए गए, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के बच्चों ने मिली नगमे और कैलाश के नौजवानों ने रवायती रक्स पेश किया। कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी खैबर पख्तूनख्वा और चित्राल अपर की ज़िली इंतज़ामिया ने सयाहों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के सिलसिले में टेंट विलेज कायम किया था। बर्फीले पहाड़ों के संगम में वाक़ शंदूर का जहां पोलो मशहूर है, वहीं दूसरी जाने पोलो मैच न सिर्फ मुल्की बल्कि बिनुल-अक़वामी सयाहत को भी फ़रोग़ दे रहा है। मुदस्सिर खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, शंदूर। नौशहरा के देहाती इलाके जंडो बांडा में बैलों की रिवायती दौड़ के दिलचस्प मुकाबले हुए। महकमा खेल और सकाफत, खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से होने वाले मुकाबलों में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के 100 के करीब बैलों ने हिस्सा लिया। तफसील बता रहे हैं फजल नबी। नौशहरा के नवाही अल्लाह के जंडो बांडा में बैल दौड़ के रिवायती खेल के मुकाबले हुए, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के ज़िला अटक के 100 के करीब बैलों ने हिस्सा लिया। नौशहरा और इसके नवाही इलाकों से लोगों की एक बड़ी तादाद ने बैल दौड़ के दिलचस्प मुकाबलों को देखा। न सिर्फ मुल्का इलाकों नौशहरा, मर्दान, चारसदा यहाँ से भी पार्टिसिपेट हैं, बल्कि इसके साथ साथ पंजाब, अटक, पिंडी से भी यहाँ पर बैल यहाँ पर आए हैं। महकमा खेल और सकाफत खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से होने वाले मुकाबलों में जीत के लिए 200 मीटर का फासला कम से कम वक्त में तय करना था, जो गला ढेर के बैलों ने 16 सेकंड में तय करके पहली, मियाँ ईसा के बैलों ने 18 सेकंड में तय करके दूसरी और पीसाबाग के बैलों ने 20 सेकंड में तय करके तीसरी पोजीशन हासिल की। इसमें आज 100 से ज़्यादा जोड़े हैं वो शरीक हुए हैं। जो कम टाइम लेगा उनको पहली, जब सेकंड आएगी दूसरी, उसके बाद तीसरी और चौथी 12 इनामात दिए जाएंगे। इसके महकमा खेल और सकाफत खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से होने वाले बैलों के दौड़ के मुकाबलों का मकसद रवायती खेलों को फ़रोग़ देकर अवाम को सेहतमंद तफरी फराहम करना था। मुकाबलों के इख्तिताम पर नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले बैल के मालिकान को इनामात दिए गए। गवादर के साहिली शहर जिवानी में पाक फौज और सिविल इंतजामिया के मुश्तरका ताउन से फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। फुटबॉल ग्राउंड जिवानी में नॉकआउट बुनियादों पर खेले गए टूर्नामेंट में 16 टीमों ने शिरकत की है। फाइनल पसनी और पशुकान की टीमों के दरमियान खेला गया, जिसमें पशुकान ने फतह समेटते हुए ट्रॉफी अपने नाम की। मैच के अख्ताम पर चैंपियन टीम को मेडल्स और नकद इनामात से नवाजा गया। स्पोर्ट्स डेस्क से अब तक के लिए इतना ही। अब चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। बहुत शुक्रिया शफीक। और नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ।